हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको, आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। यहाँ से प्रैक्टिस लगा के अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक स्पेशल क्लास लेके आई हूँ, जो कि हिंदी साहित्य की है और जो आपका भावी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी 2022-2024 में होना है, उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब बने रहिएगा अंत तक। आप लोग देख सकते हैं मैंने वही प्रश्न रखे हैं और आप जब पूरी क्लास देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि हाँ, प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। तो इसलिए आपसे आग्रह करती हूँ, आप लोग क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहा करिए। ठीक है, और देखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और इस प्रश्नों पर आप सब अपनी राय दीजिएगा। तो दोस्तों, बस एक बात और बोलूँगी, एक वाक्य, कि कितनी भी कठिन परेशानी आए हमें निराश नहीं होना है। ठीक है, कितनी भी परेशानी आए हमें दोस्तों निराश नहीं होना है, क्योंकि सूरज के तपन से समुंदर भी कभी सूखा नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहना है। जहाँ पे हमारी तैयारी में अभी कमी है उस पे ध्यान देना है, हमें उस पे वर्क करना है, हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़ना है। और मंजिल मिले या न मिले, और जब तक हमारी एज है, हमारा मानना है कि हमें तैयारी करते रहना है। कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों, अगर सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए आप सब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को देखते हूँ। आज हमने केवल हिंदी साहित्य के प्रश्न लिए हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ढोला मारुआ दोहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, ऑप्शन डी है राउल वेल। तो दोस्तों, आप सब जब भी मेरे साथ पेपर चालू करने बैठे, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जो प्रश्न नए हैं, जो आपको आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और जो नहीं आते हैं तो उनको भी आप ऐड कर लिया करिए अपने नोटबुक में। आपको एग्ज़ाम में रिवीजन में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ढोला मारुआ दोहा, ये 11वीं शताब्दी की रचना है। और दोस्तों, इसको लिखा किसने है, ढोला मारुआ दोहा को? तो कुशल लाभ ने लिखा है। ठीक है, ढोला मारुआ दोहा कुशल लाभ ने लिखा है, और इसमें एक ढोला है और मारवाड़ी की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, जो ढोला रहता है उसकी आयु 3 वर्ष रहती है, और जो उसके प्रेयसी रहती है यानी मारवाड़ी, तो उसकी आयु 1.5 वर्ष रहती है। ये तथ्य है, आप लोग जान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करूं तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना जो है, ये व्याकरण ग्रंथ है और इसको दामोदर शर्मा ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? तो दामोदर शर्मा ने लिखा है। और दोस्तों, इसमें 5 प्रकरण हैं। और इनकी भाषा को एक खास बात ये भी है, विशेषता इनकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी जी ने कोसली भाषा कहा है। ठीक है, कोसली भाषा कहा है। सी ऑप्शन देखते हैं, वर्ण रत्नाकर, जो कि ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मैथिली में लिखा गया है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है दोस्तों।
राउलवेल की बात करूं तो राउलवेल को रोडा कवि ने लिखा है। इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। रोडा कवि एक हैं और ये 10वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, ये 10वीं शती की रचना है, आप लोग जानिएगा। और दोस्तों इसमें राउलवेल जो है, इसमें नख सिख जो परंपरा है, नख सिख वर्णन की यहीं से प्रारंभ होते हैं, ये राउलवेल से। ठीक है, राउलवेल रचना से नख सिख वर्णन जो है प्रारंभ होता है। और इसमें एक खास बात और है, इसमें कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आप टीजीटी पीजीटी का पेपर उठा के देख लीजिए या प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है। ठीक है, और दोस्तों राउलवेल रचना में ही शाद बोलियों के भी शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। तो इतने तथ्य आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। 84 सिद्धों में सर्वाधिक रचना करने वाले सिद्ध कवि हैं। 84 सिद्धों में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक रचना करने वाले कौन से सिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए है सरहपा हैं, ऑप्शन बी है सबरपा, ऑप्शन सी है डोम्बिपा, ऑप्शन डी है कण्हपा। तो देखिए 84 सिद्धों में रचना करने वाले सिद्ध कवि हैं कण्हपा। ठीक है, कण्हपा ने सबसे अधिक रचना की है। इनके किए हुए रचना बताए जाते हैं 74। ठीक है, 74 ग्रंथों की रचना कण्हपा ने की है। और सरहपा की रचना दोस्तों आप लोग जानते होंगे, दोहा कोश सरहपा का है, बहुत पूछा जाता है। चर्यापद किसका है? सबरपा का है, ये भी बहुत पूछा जाता है। डोम्बिपा की रचना दोस्तों बहुत पूछी जाती हैं। तो देखिए योगचर्या है, एक है डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, डोम्बी गीतिका। एक है अक्षरा द्वीपोपदेश, अक्षरा द्वीपोपदेश। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षरा द्वीपोपदेश, ये डोम्बी गीतिका की रचना है। अगर इनके कुल ग्रंथों की बात करें तो 21 रचना इन्होंने की है, जिनमें ये 3 प्रसिद्ध हैं और ये 3 मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न 3 देखते हैं। सिद्धों के बारे में प्रथम जानकारी हमें किस रचना में मिलता है? यानी यहाँ पे चारों ऑप्शन में कीर्तिलता, कीर्तिपताका, वररत्नाकर, परमाल राशो, इन चारों ग्रंथों में कौन सी रचना है जिनमें 84 सिद्धों के बारे में उल्लेख मिलता है? तो आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए ये वो रचना है, ऑप्शन सी वररत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर के वररत्नाकर रचना में सिद्धों के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ तो देखिए कीर्तिलता, कीर्तिपताका ये विद्यापति की रचना है और ये अवहट्ट भाषा में है। ठीक है, परमाल राशो की बात करें तो परमाल राशो जगनिक की रचना है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किस रचना में 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है? आपके ऑप्शन है विशल देव राशो, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज राशो, ऑप्शन सी है पद्मावत, ऑप्शन डी है परमाल राशो। तो आप लोग अपने अपने आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है, वो कौन सी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशल देव राशो। ठीक है, विशल देव राशो। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि आषाढ़ मास से किस रचना का प्रारंभ होता है?
तो आप लोग जान लीजिए, आप कन्फ्यूजन में ना आइएगा। जो ये पद्मावत है, पद्मावत रचना का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास से। ठीक है, आषाढ़ मास से। तो आप लोग मत भूलिएगा, ये दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। बिसल राशि रचना का प्रारंभ होता है कार्तिक मास से और पद्मावत रचना का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास से। ठीक है, जैसा कि एक पंक्ति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चढ़ा आषाढ़ गगन घन छाजा। ठीक है, और परमाल राशो जो रचना है ये जगनिक का है। ठीक है, इनमें आल्हा और उदल नामक 2 सरदार वीरों की कथा है। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। पृथ्वीराज राशियों की प्रमुख घटना निम्न में है। पृथ्वीराज राशियों की प्रमुख घटना निम्न में है। ऑप्शन ए है कैमाश वध, ऑप्शन बी है शुक शुकी संवाद, ऑप्शन सी है भृंग भृंगी संवाद, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो देखिए, कैमाश वध और सुक सुकी संवाद, ये दोनों आपका पृथ्वीराज राशियों की घटना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। वहीं पे सी देखते हैं, जो भृंग भृंगी संवाद है, ये आपका जो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, ये संवाद इसमें मिलता है। ठीक है, भृंग भृंगी संवाद कीर्तिलता रचना में मिलता है। और ये किसकी है? तो ये है आपका विद्यापति की। आप लोग ध्यान रखेंगे। और कीर्तिलता ही रचना है जिनमें जौनपुर जिले का वर्णन है। आगे देखते हैं। कड़पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी है शांति प्रिय द्विवेदी। दोस्तों, आप पेपर उठा के देख लीजिए। ये जो परिभाषा है ये बहुत बार पूछा गया। ये कथन कड़पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, जो कि 84 सिद्धों में ये कड़पा जो है ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्होंने ही सर्वाधिक रचना की है। इनके पूरे ग्रंथ 74 मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी ने ये कहा है। ठीक है, और एक कथन और पूछता है बहुत, शांतिप्रिय द्विवेदी जी का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये बहुत बार रिपीट होता रहता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद। उपनिषद कहा है किसने? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैनियों का हरिवंश पुराण, जैनियों का हरिवंश पुराण किस रचना को कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋट्ठडेयमचर्यु, ऑप्शन बी है पौमचर्यु, ऑप्शन सी है महापुराण, ऑप्शन डी है स्वयंभू छंद। इनमें आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो प्रश्न कैसे हैं, इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो देखिए, जैनियों का हरिवंश पुराण ये ऋट्ठडेयमचर्यु को कहा गया है। और ये किसकी रचना है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, तो देखिए स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, वो भी फेमस हैं, पूछे जाते हैं। एक ऋट्ठडेयमचर्यु है, पौमचर्यु है और स्वयंभू छंद है। महापुराण की बात करूं तो महापुराण रचना स्वयंभू की नहीं है, जबकि है किसकी है? तो पुष्पदंत की है। ठीक है, पुष्पदंत की रचना महापुराण है। और ये पौमचर्यु जो रचना है इसकी विशेषता जान लीजिए। इसमें 5 कांड हैं, 5 कांड हैं। और दोस्तों, महापुराण रचना में राम की माता का नाम सुबाला था। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे।
पौमचर्यु, रिठ्ठड़े में चर्यु, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु में 5 कांड हैं, रामकथा का वर्णन है। और ये जो महापुराण रचना ये पुष्पदंत का है। और इस रचना में राम की माता का नाम क्या था, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, सुबाला था। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है महाकाव्य, ऑप्शन बी है गीति काव्य, ऑप्शन सी है खंड काव्य, ऑप्शन डी है सुभाषित संग्रह। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए प्रश्न 8 में शारंगधर पद्धति ये दोस्तों सुभाषित संग्रह है। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिया गया है। ऑप्शन ए है पाठ्य, अभिनव, गान, रस। ऑप्शन बी है पाठ्य, गान, अभिनय। ऑप्शन सी है पाठ्य, रस, गान, अभिनय। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इनमें अपना आंसर कौन सा सही है। तो देखिए ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से गान लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे। ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लिया गया है, ठीक है। भरत मुनि ने इन तथ्यों से ये लेके चारों वेदों से लेकर के नाट्य शास्त्र की रचना की है। और ये दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखें। प्रश्न 10 देखते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह, ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब इस प्रश्न पे आप सब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें भी अंदर से और ऊर्जा मिले, मैं मोटिवेट हूँ। हाँ, मेरा पढ़ाना आप सबको अच्छा लग रहा है और अच्छे अच्छे आप सबके लिए प्रश्न लेके आऊँ, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से आज का ये पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। प्रश्न 11 देखते हैं। किस राशि ग्रंथ में नायिका के, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस राशि ग्रंथ में नायिका के विवाह, वियोग व पुनर्मिलन की कथा का वर्णित है? कथा का वर्णन है, ये भी कह सकते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है किस राशि ग्रंथ में नायक नायिका के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है? ऑप्शन ए है परमाल राशो, ऑप्शन बी है संदेश राशक, ऑप्शन सी है विसल देव राशो और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज राशो। तो ये जो रचना है विसल देव राशो दलपति विजय की, यही रचना है, ठीक है। विसल देव राशो में वही राशो ग्रंथ है, इसमें नायिका के यानी राजमती विसलदेव तृतीय दोस्तों व राजमती, यही नायक नायिका हैं विसलदेव राशो ग्रंथ के। और ये दलपति विजय की रचना है, दलपति विजय। और कब की रचना है ये भी जान लीजिए, ये 1212 की रचना है, ठीक है। तो विसलदेव तृतीय व राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। और ये 1212 की रचना है दलपति विजय की। ये श्रृंगार रस प्रधान है और ये गेय काव्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये तथ्य श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान एक गेय काव्य है, ठीक है। और परमाल राशो जगनिक का है, आप जान रहे हैं। संदेश राशक अब्दुल रहमान का है।
पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का है। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा जाता है? आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है चंद बरदाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति आदिकाल व भक्तिकाल के संधि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, और विद्यापति की रचना दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो कि अभी ये प्रकाशित नहीं हो पाई है, और एक है पदावली, विद्यापति पदावली। और भी इनकी रचनाएं बहुत हैं, तो आप जानते रहिएगा। अमीर खुसरो, इनके गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया थे, और इन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को। और इनकी भी रचनाएं बहुत ही हैं, नजराने हिंदी, ये सब इन्होंने मुकरियाँ लिखा है, पहेलियाँ लिखा है, तो इनके सभी रचनाओं को आप पढ़िएगा। ठीक है, इन्हें कवियों में राजकुमार की भी संज्ञा दी गई है, और चंद बरदाई जी का पृथ्वीराज रासो है ही। ठीक है, प्रश्न 13 देखते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और बताऊंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। ऑप्शन ए है उपदेश रसायन रास, ऑप्शन बी है संदेश राशक, ऑप्शन सी है रिपु दारड़ रास, और रिपु दारड़ रास ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है पंच पांडव चरित रास। चलिए इनमें आप सब टाइम आंसर लगाइए। तो देखिए, उपदेश रसायन रास ये किसका है? तो ये जिनदत्त सूर्य का है। ठीक है, जिनदत्त सूर्य का है। संदेश राशक किसका है? अब्दुल रहमान का है। अब्दुल रहमान। ठीक है, इनको अद्यहमाण भी बोला जाता है, आप जानते रहेंगे। रिपु दारड़ रास दोस्तों, इनके लेखक का तो पता उल्लेख बुक में नहीं मिलता है, और ये प्राचीनतम रास ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये रास काव्य की प्राचीनतम रचना है, ये तथ्य आप नोट करेंगे, और ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और पंच पांडव चरित रास किसका है? तो ये शालिभद्र सूर्य का है। शालिभद्र सूर्य का है। ठीक है, जिसे हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है। ठीक है, ये भी एक तथ्य आप नोट कर लीजिए, खूब पूछा जाता है। तो देखिए, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ होता है उपदेश रसायन रास। ठीक है, फिर से सुनेंगे एक बार। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास है, जिनके लेखक जिनदत्त सूर्य हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ है ये संदेश राशक। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ की बात करें, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य का है, और अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ संदेश राशक है अब्दुल रहमान का। समझ गए? और रिपु दारड़ रास दोस्तों, ये रास काव्य परंपरा का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, ये प्रश्न मिलता है। और पूछे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, फिर सुनेंगे, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है आपका पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूर्य का। समझ गए आप? एक बार फिर सुनेंगे, हिंदी का सर्वप्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पूछे, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित के साथ आपको ऐतिहासिक मिलेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, 2, 3, 4। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने। 5 क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न देखते हैं। डिंगल भाषा में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। डिंगल भाषा में
ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है? पंच पांडव चरितरास, रणमल्ल छंद, ढोला मारुआ दोहा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ पंच पांडव चरितरास, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है डिंगल भाषा में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ हो जाएगा आपका रणमल छंद। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है, सॉरी श्रीधर की है। श्रीधर पाठक आधुनिक काल में है, ठीक है। तो डिंगल भाषा में प्रथम ऐतिहासिक चरित काव्य दोस्तों श्रीधर का है, ठीक है। ढोला मारुआ दोहा कुशल लाभ का है, कुशल लाभ। और पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूर्य, ठीक है। तो बस दोस्तों आज यही तक। प्रश्न कैसे हैं, आज की क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप सब एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा, ठीक है। आप सबको जो भी समझ में आए, ठीक है, आज के प्रश्न पे, ठीक। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी दोस्तों। दीजिए इजाज़त, और आप सबको हमारा वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।